हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की अम्ल क्षार की शक्ति एवं कठोरता तथा मृदुता का क्या नियम है। ठीक है, इसके क्या रोल हैं, क्या रूल हैं। ठीक है, तो देखो कठोरता एवं मृदुता का तात्पर्य कठोर तथा मृदु की पारस्परिक क्रिया के विशिष्ट स्थायित्व से है। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि जब भी हमारा बॉन्ड बनता है तो अगर वो किस किस के बीच में बनता है, हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच बनेगा या फिर सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के बीच बनेगा, तो बॉन्ड हमारा बहुत ही स्टेबल बनेगा। और अदरवाइज़ ये दोनों आपस में हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस या सॉफ्ट एसिड या हार्ड बेस के बीच बनेगा तो वो बॉन्डिंग आपकी बहुत ही वीक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये यही कहना चाह रहा है कि जो हार्डनेस है उसका मतलब क्या है कि किसके बीच बॉन्डिंग हुई है, हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच। अगर वो सॉफ्टनेस की बात करता है तो इसका मतलब सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच बॉन्डिंग हुई है। ठीक है, इसको सावधानी से अम्ल क्षार शक्ति से भिन्न समझा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए दोनों OH नेगेटिव एंड F नेगेटिव कठोर क्षार हैं। एक एग्जाम्पल लिया है, उस एग्जाम्पल में हमने 2 बेस लिए हैं। ठीक है, और दोनों ही किसके एग्जाम्पल लिए हैं, हार्ड बेस के एग्जाम्पल लिए हैं। कौन सा, OH नेगेटिव और F नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होता है कि हैं तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथनेस होती है ना वो लगभग बराबर नहीं होती। ठीक है, जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू F नेगेटिव। होता तो F नेगेटिव भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो OH नेगेटिव है ना वो F नेगेटिव की कंपैरिजन में, F नेगेटिव की तुलना में 10 की पावर 13 गुना अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, कि जैसे कंपेयर कर लेते हैं कि भाई वो दोनों है ना, 2 बंदे हैं और दोनों हेल्थ में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन दोनों की क्या स्ट्रेंथनेस, एक तो जैसे दिखने में मोटा दिख रहा हो और एक है उसकी स्ट्रेंथनेस, उसकी पकड़ है वो बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो है तो दिखने में तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जब अगर हम उनकी स्ट्रेंथनेस को कंपेयर करते हैं तो वो दोनों की बराबर नहीं होती। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल लिए हमने, OH नेगेटिव और F नेगेटिव। दोनों ही क्या हैं, हार्ड बेस हैं, लेकिन फिर भी हाइड्रोक्साइड की तुलना में जो बेसिसिटी होती है किसकी, F नेगेटिव आयन की तुलना में 10 की पावर 13 गुना अधिक होती है। कि जो OH नेगेटिव आयन की जो बेसिसिटी होती है वो 10 की पावर 13 टाइम्स होती है। ठीक है, किसके, F नेगेटिव में। ठीक है, अधिक प्रबल अम्ल और क्षार द्वारा दुर्बल अम्ल और क्षार का प्रतिस्थापन संभव है। ये भी मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया होगा कि अगर कोई स्ट्रोंग होता है तो वो वीक वाले को हटाकर और उसकी जगह पर अपने आप आ जाता है। इस रिएक्शंस को हम किस नाम से जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये स्ट्रोंग वाला है, जो बढ़िया आदमी है, वो वीक वाले कमज़ोर वाले को बेचारे को हटा देगा और उसकी जगह पर अपने आप आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया है, देखो प्रबल मृदु क्षार सल्फाइट आयन जो SO3 2 नेगेटिव है, वो कैसा है, स्ट्रोंग तो है, उसकी स्ट्रेंथनेस तो ज़्यादा है, लेकिन है कैसा, वो सॉफ्ट बेस है। प्लस में HF आयन दुर्बल कठोर क्षार फ्लोराइड आयन को कठोर अम्ल प्रोटॉन H पॉजिटिव से विस्थापित कर सकता है। कि ये जो HF है, देखो एक तो हमारे पास है SO3 2 नेगेटिव, इसका क्या नाम है, सल्फाइट आयन। ठीक है, प्लस में HF, अब जो F नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, इसका मतलब स्ट्रोंग तो ये भी है। ठीक है, और स्ट्रोंग ये भी है, क्योंकि जो है H पॉजिटिव वो किसकी तरह बिहेव करता है, हार्ड एसिड के साथ, और जो F नेगेटिव के साथ जब इसने बॉन्डिंग किया है तो F नेगेटिव यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा, हार्ड बेस की तरह बिहेव करेगा। अब ये स्ट्रोंग तो है लेकिन कैसा है, सॉफ्ट बेस है। कैसा है, सॉफ्ट बेस है। तो ये क्या करेगा, जो हार्ड बेस है ना, जो स्ट्रोंग वाला है, ये अब स्ट्रोंग ये है लेकिन हार्ड ये है, तो ये कैसा है, वीक, और ये कैसा है, स्ट्रोंग है। इसकी स्ट्रेंथनेस SO3 2 नेगेटिव की F नेगेटिव की तुलना में स्ट्रेंथनेस बहुत ज़्यादा है। तो जो SO3 2 नेगेटिव है वो प्रोटॉन से F नेगेटिव को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, और जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेगा तो इसके साथ ही अपने आप जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, HSO3
और प्लस में F नेगेटिव बेचारा बाहर चला गया। देखो कि ये जो SO3 2 नेगेटिव था ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसने प्रोटॉन से फ्लोरीन आयन को विस्थापित कर दिया, फ्लोरीन को सब्सटीट्यूट कर दिया और उस हाइड्रोजन के साथ ये अपने आप आकर जुड़ गया। और प्लस में जो F नेगेटिव है वो कहाँ पर चला गया, बेचारा अकेला रह गया। और इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी है, 10 की पावर 4 है। ठीक है, इसी प्रकार अत्यधिक प्रबल कठोर क्षार OH नेगेटिव दुर्बल मृदु क्षार सल्फाइड आयन को CH3Hg पॉजिटिव से विस्थापित कर सकता है। कि एक एग्जाम्पल तो ये था कि इसमें SO3 2 नेगेटिव है वो स्ट्रॉन्ग है और जो F नेगेटिव है वो वीक है। तो जो SO3 2 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग है उसने वीक वाले को हटाकर और वो उसकी जगह पर प्रोटॉन के साथ अपने आप जुड़ गया। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर किया है, किसको, OH नेगेटिव को और SO3 नेगेटिव को। इन दोनों में से ये कहता है किसकी स्ट्रेंथनेस ज़्यादा है, OH नेगेटिव की। तो ये क्या करेगा, मर्क्यूर जो मरकरी का जो आयन है मिथाइल मरकरी का, तो ये मिथाइल मरकरी के आयन से अपने आप जुड़ जाएगा OH नेगेटिव और SO3 नेगेटिव को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और जैसे ही SO3 नेगेटिव को रिप्लेस करेगा तो उसकी जगह पर ये अपने आप जुड़ गया। तो CH3HgOH प्लस में जो SO3 नेगेटिव है वो बेचारा अलग हो गया, अकेला हो गया, तो SO3 2 नेगेटिव। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या है, 10 है। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर CH3HgOH प्लस में HSO3 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो कि जो SO3 है OH नेगेटिव है। ठीक है, जो OH नेगेटिव है ये क्या करेगा, मिथाइल मरकरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो OH नेगेटिव आयन, ये मिथाइल मरकरी कैसा है, एक ये दोनों मैंने उससे पहले भी बताए थे आपको कि जो मिथाइल मरकरी है जो CH3Hg पॉजिटिव है वो किसकी तरह बिहेव करता है, सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव करता है। और जो H पॉजिटिव होता है ना वो हार्ड एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, सॉफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथनेस को, OH नेगेटिव की स्ट्रेंथनेस को इसने कम कर दिया। क्योंकि एक एग्जांपल मैंने लिया था कि अगर कोई भी एक पूरा ग्रुप है और वो स्ट्रॉन्ग बच्चों का है और उसके साथ उसके पूरे ग्रुप में अगर एक भी वीक बच्चा आ गया तो वो उसकी स्ट्रेंथनेस को क्या कर देगा, कम कर देगा। अब है तो क्या OH नेगेटिव आयन की स्ट्रेंथनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, सॉफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए OH नेगेटिव आयन की स्ट्रेंथनेस SO3 2 नेगेटिव के कंपैरिजन में कम हो गई। तो जो SO3 2 नेगेटिव है उसने मिथाइल मरकरी के साथ जो OH नेगेटिव आयन लगा हुआ था उसको रिप्लेस कर दिया और किसके साथ जुड़ गया, वो जाकर H पॉजिटिव के साथ। ठीक है, इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखो हमने क्या बताया था कि पियर्सन HSAB कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि जो हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो यहाँ पर देखो CH3Hg पॉजिटिव है, ये तो सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, और OH नेगेटिव कैसा है, हार्ड बेस है। OH नेगेटिव कैसा है, हार्ड बेस है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, OH नेगेटिव अगर हार्ड बेस है तो इसका मतलब सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस के बीच बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड कैसा बना है, वीक बॉन्ड बना है। और ऐसे ही इसका है कि जो H पॉजिटिव है वो हार्ड एसिड है और SO3 2 नेगेटिव है वो वीक बेस है। तो ये यहाँ पर भी जो बॉन्डिंग हुई है ये कैसी है, वीक बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, सॉफ्ट आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और हार्ड आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉन्डिंग हो गई ये कैसी हो गई, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10 की पावर 7 होती है। क्या मतलब निकला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या बताती है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है ना, कि उत्पाद की निर्माण की अभिक्रिया कितनी तेज़ी से हो रही है, वही तो बताता है कि इक्विलिब्रियम तो कितनी तेज़ी से हो रही है, जिसके लिए के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वही अभिक्रिया उतनी तेज़ी से होगी कि उतनी ही जल्दी रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। क्योंकि इधर जो क्रियाकारक हैं, जो रिएक्टेंट है वो कैसे हैं, अनस्टेबल हैं, और इधर क्या हो गई, ये स्टेबल हो गई। तो इसकी वजह से ये कहता है कि तीनों रिएक्शंस में से इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्ट और हार्ड के बीच और हार्ड और सॉफ्ट के बीच बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, अम्ल क्षार की पारस्परिक क्रिया पर विचार करते समय यह आवश्यक है कि इनकी प्रबलता एवं कठोरता, मृदुता दोनों पर एक साथ विचार किया जाए। तो हम देखते हैं कि जो प्रोटॉन तथा
मिथाइल मरकरी की प्रति विभिन्न प्रबलताएं दी गई हैं। सल्फाइड आयन और ट्राई इथाइल फोस्फीन दोनों मिथाइल मरकरी धनायन और प्रोटॉन के प्रति बहुत प्रबल हैं। कि जो H2 नेगेटिव आयन और ट्राई इथाइल फोस्फीन ये दोनों ही क्या हैं, बेस हैं, ठीक है। और जो मिथाइल मरकरी धनायन और प्रोटॉन दोनों के ही प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, परंतु मिथाइल मरकरी धनायन के प्रति 10 लाख गुना अधिक प्रबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि वही सिचुएशन आ गई कि हमने किसके केस में पढ़ा था कि OH नेगेटिव और F नेगेटिव दोनों ही स्ट्रॉन्ग तो हैं, लेकिन जो OH नेगेटिव की जो स्ट्रेंथनेस है, जो स्ट्रॉन्गनेस है, वो F नेगेटिव की तुलना में 10 की पावर 13 ज़्यादा है। नहीं पसीने से नहीं, थोड़ी देर बैठ जाओगे, ठीक है, उसकी पावर ज़्यादा है। तो ऐसा ही किसके केस में होगा, एसिड के केस में भी होगा। कि एसिड के केस में क्या होगा कि अगर दोनों ही एसिड हमारे पास क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा है, तो स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब जो मिथाइल मरकरी धनायन है, ठीक है, उसके प्रति इसका जो बेस के साथ जो रिएक्शन होगी वो 10 लाख गुना अधिक प्रबल है, ठीक है। अतः इनको हम क्या समझ सकते हैं, मृदु समझ सकते हैं। तो मैंने बताया था अभी आपको कि जो मिथाइल मरकरी का जो आयन होता है, मिथाइल मरकरी का CH3Hg पॉजिटिव का, वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, और H पॉजिटिव है वो कैसा है, कैसा होता है, हार्ड, ठीक है। अब उसके बाद देखो कि हाइड्रोक्साइड आयन दोनों अम्लों के प्रति प्रबल क्षार है, परंतु इस मामले में प्रोटॉन के प्रति लगभग 10 गुना प्रबल है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन है OH नेगेटिव, वो कैसा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो प्रोटॉन है वो भी कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच, दोनों के बीच जब बॉन्डिंग होगी तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो OH नेगेटिव है वो भी स्ट्रॉन्ग है, और जो H पॉजिटिव है वो भी स्ट्रॉन्ग, तो इनकी जो रिएक्शंस होगी वो बहुत फास्ट होगी, 10 लाख गुना अधिक प्रबल है, अतः ये कठोर क्षार है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि जो O नेगेटिव है, OH नेगेटिव, वो कैसा है, हार्ड बेस है, ठीक है। अब उसके बाद इनकी जैसे जो रिएक्शंस दी हुई हैं, ठीक है, कि रिएक्शंस दी हुई हैं, उन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग pKa की वैल्यू ये निकालते ही हैं कि जैसे pKa की वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या बनता है, कोई भी रिएक्शंस दिए तो उसमें Ka या Kb की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, Ka की वैल्यू जैसे निकालेंगे किसी भी रिएक्शन के प्रति, तो इधर तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, और इधर नीचे क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ऐसे तो लिखते हैं। और pKa निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ Ka आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि रिएक्टेंट तो ऊपर चला जाएगा और प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। जन्मजात अम्लता तथा कठोर मृदु कारक दोनों के महत्व को इरविंग विलियम सीरीज़ के द्वारा समझाया जा सकता है, ठीक है। कुछ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व सल्फर की लिटों के द्वारा बलीय प्रकार दर्शाया जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, बाकी ये पीछे का है, बस आपको इतनी चीज़ समझनी है, इसमें कंफ्यूज मत होना। बस इतनी सी चीज़ समझो कि हार्ड एसिड जब हार्ड बेस के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जब सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग होता है वो वीक वाले को हटाकर उसकी जगह पर अपने आप जुड़ जाता है, और इस रिएक्शंस को हम किस नाम से जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। बस इतनी ही चीज़ याद रखो। अब उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो आएगा आपका इरविंग विलियम सीरीज़ के ऊपर, कि 2 नंबर में पूछ लिया कि इरविंग विलियम सीरीज़ से आप क्या समझते हो, ठीक है। इरविंग विलियम सीरीज़ में Ba+2 से Cu+2 तक स्थायित्व का बढ़ना धातु की स्वाभाविक अम्लता में वृद्धि, मुख्यतः आकार में कमी का कारण का माप है। कि यहाँ से देखो कि जब हम Ba+2 से और कहाँ तक जाते हैं, Cu+2 तक जाते हैं, इसका मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, एक आवर्त में जा रहे हैं। और आवर्त में जब हम लेफ़्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाते हैं तो हमें पता है कि जो साइज़ होता है वो क्या होता है, कम होता है। आकार मतलब घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि वहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। और जो एसिडिटी होती है, किसी भी कंपाउंड की जो एसिडिटी होती है वो साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कि जैसे जैसे साइज़ घटेगा तो उनकी जो एसिडिटी होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है।
बाद में आती है उसके बाद देखो मृदु प्रजातीय श्रृंखला के बाद में आती हैं अधिक संख्या में डी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति वाले आयन लिगेंडों को बंधन के लिए SNO क्रम में वरीयता देते हैं कि जिनके पास डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो वो सीरीज़ में देते हैं कि सबसे पहले सल्फ़र को देंगे, फिर उसके बाद नाइट्रोजन को देंगे और फिर उसके बाद ऑक्सीजन को देंगे। उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि सबसे पहले अगर उनके पास तीनों लिगेंड हैं कि वो सल्फ़र के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं और किसके साथ बना सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो वो तीनों में से किसके साथ ज़्यादा जल्दी बॉन्ड बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, सल्फ़र के साथ। ठीक है, अधिक कठोर और जिनके पास या तो डी इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं या फिर डी इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं, वो किस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे, या तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि अगर उसके पास तीनों दिए हुए हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ प्रायोरिटी सबसे पहले बॉन्ड बनाने की किसको देगा, ऑक्सीजन के साथ देगा कि वो किसके साथ बॉन्ड बनाए, पहले ऑक्सीजन के साथ, फिर उसके बाद नाइट्रोजन के साथ और फिर उसके बाद सल्फ़र के साथ। ठीक है, तो इरविंग विलियम सीरीज़ में बस आपको इतना ही लिखना है कि BA+2 से Cu+2 तक जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट हम जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसकी वजह से फिर उसका बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना साइज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, कि जैसे जैसे आकार घटता है तो एसिडिटी उनकी बढ़ती है, जिसकी वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ती जाती है, स्थायित्व बढ़ता जाता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में ही लिखना कि डी इलेक्ट्रॉन की अगर उपस्थिति बहुत अधिक होती है तो ये जो प्रायोरिटी देते हैं वो सबसे पहले सल्फ़र को देंगे, फिर नाइट्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। उसके बाद अगर डी इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट उसका कि डी इलेक्ट्रॉन या तो है ही नहीं या बहुत कम अमाउंट में है, तो वो प्रायोरिटी किसको देंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को, फिर उसके बाद नाइट्रोजन को और फिर उसके बाद सल्फ़र को। ठीक है।